हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल में। यानी कि हमारी जो मुलाकात हुई थी वो बहुत दिनों से नहीं हो पाई थी, तो आज हम अपनी मुलाकात को कंटिन्यू करने आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिएगा कैसी हमारी मुलाकात रहती है, क्या हमारी जर्नी रहती है। बट हमारी मुलाकात अब लगातार होगी। हमारी कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास और भी क्लासें हमारी जीएस की यानी कि सामान्य अध्ययन की और भी क्लासें हमारी नहीं चल पाई थी। तो देख लेते हैं क्या रहता है हमारा शेड्यूल, कैसे रहती है हमारी उत्तर प्रदेश की क्लासें। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए आने वाले जो पेपर हैं आपके, वीडियो री एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उन सभी की कैसे हम क्लासों को आपके लिए डिजाइन किया है। तो देखिएगा जरूर हमारी डिजाइन की क्लासों को। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स अगर रहेगा तो मंडे से सैटरडे क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की बात यहाँ से करेंगे हम। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स रहेगा, बिल्कुल भी देखना आप ना भूलें। उसके बाद में हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष लिया है, तो उत्तर प्रदेश विशेष को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में ना पढ़ के सीधे टॉपिक वाइज उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास हमारी आपसे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहेगी, दोपहर 4 बजे रहेगी। उसके बाद इतिहास की क्लास को हम सोमवार और गुरुवार आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइम आपका शाम 8 बजे रहेगा। उसके बाद बुधवार की बात करेंगे तो आपकी जो भूगोल की क्लास है वो बुधवार और शनिवार को रहेगी। वो कितने टाइम पर रहेगी, आपके 8 बजे सेम टाइम पर रहेगी आपके। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हमारा कुछ दिनों के बाद जो एग्जाम आने वाला है, जिसको हम कहते हैं वीडियो री एग्जाम, उसकी क्लास आपके लिए 3 दिन के लिए डिजाइन की गई है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को डिजाइन की गई है, यानी कि दोपहर 4 बजे हमने डिजाइन की। इससे पहले भी कुछ वीडियो हमने वीडियो री एग्जाम के लिए डाली थी, आप उनको भी बिल्कुल देख लें अच्छी तरह से, जिससे आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमारी सामान्य अध्ययन की कुछ क्लासें हैं। ठीक है, यहाँ से और हमने जो आपके सामने ये देखिएगा व्हाट्सएप का नंबर है हमारा। अगर आपने ये अभी तक के नंबर मोबाइल में अपने सेव नहीं किया तो सभी लोग अपने मोबाइल में सेव कर लें और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। हमको बता दें कि हम आपके कंटेंट से जुड़े हुए हैं, और कृपया करके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। इसी नंबर के माध्यम से आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या चलता है हमारा आज का। जो आप देखिएगा जो हमने आपके लिए कंटेंट जो बनाया है वो बहुत ही शानदार है। फिर तो आप ही बताएंगे कि आपके लिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है और जो हम प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की है हमने, वो कैसी रही है। ठीक है, तो देखिएगा करंट अफेयर्स के साथ में हमने यहाँ पर जीएस को भी मिक्स किया है। स्टैटिक जीएस नहीं, यानी कि जीएस हमारी पेपर से रिलेटेड या जो भी हमारे प्रश्न से जो रिलेटेड जीएस होगी उसको भी हमने क्या करा है, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखते हैं और आप देखते रहिए संयम बनाकर पूरी क्लास को। तो प्रश्न हमारा पहला बनता है, यानी कि हमने आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी यहाँ पे रखा है, और उसके बाद में जो हमारा है आपके हमने एमसीक्यू फॉर्मेट भी रखा है। देखिएगा एमसीक्यू फॉर्मेट भी हमने यहाँ से आपके लिए रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने क्या करा, रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग व स्वतंत्र योजनाओं के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत सरकार ने इसके लिए एक राष्ट्रीय खेती के लिए यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, तो जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए करा है। अगर भारत की जलवायु की बात करेंगे तो भारत की जलवायु कैसी है, आपकी मानसूनी जलवायु है भारत की। और जलवायु जो हमारी जो मानसूनी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है आपको पता होगा, यानी कि अरबी भाषा का क्या है ये शब्द। तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, आपकी मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसके लिए हमने कुछ विस्तृत पॉइंट भी लिए हैं, देखते हैं क्या है विस्तृत पॉइंटों पे हमारे। तो देखिएगा कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, यानी कि प्रभावित करती है स्थायी कृषि, लेकिन पारंपरिक पारंपरिक जो हमारी रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो हमारी जो पारंपरिक जो रासायनिक कृषि है उसमें भी एक कृषि है जिसको हम कहते हैं धान्य कृषि की क्या है, प्रधानता है। जो रासायनिक कृषि के कारण मृदा की क्या होती है, यानी कि रासायनिक कृषि की अगर हम बात करेंगे तो मृदा की लवणता में वृद्धि होती है। यही प्रश्न हमसे पूछा गया था एग्जाम में कि किस कृषि के कारण
मृदा की लवणता में वृद्धि होती है। तो किसके कारण होती है? पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण होती है। इस तरह की घटना स्थायी कृषि में नहीं देखी जाती है। तो स्थायी कृषि में घटना नहीं देखी जाती है कि मृदा की जो लवणता हो उसमें क्या हो, आपकी वृद्धि हो। ठीक है, यहां से अगर हम बात करेंगे कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट देखे कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है। तो भारत की जलवायु आपकी मानसूनी है। और विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। क्या करते हैं? विश्व मृदा दिवस बनाते हैं। कुछ पॉइंट हम कृषि से रिलेट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम पूछें कि भारतीय कृषि का जनक किसे कहते हैं, भारतीय कृषि का जनक किसे कहते हैं, उसके बाद अगर यहां से हम कट कर दें तो हम कह सकते हैं आधुनिक कृषि का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक कृषि का जनक किसे कहते हैं। यहां से 2 पॉइंट निकलते हैं कि भारतीय कृषि का जनक किसे कहते हैं और आधुनिक कृषि का जनक किसे कहते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस जो स्वामीनाथन है उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम भारतीय कृषि का जनक कहते हैं। और आधुनिक कृषि की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, बोरलॉन्ग को हम क्या कहते हैं? आधुनिक कृषि का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, आधुनिक कृषि का क्या कहते हैं? हम जनक कहते हैं। कृषि क्षेत्र से क्रांति संबंधित है जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति। तो जो हरित क्रांति जो है आपकी, वो किससे संबंधित है? वो आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं किससे संबंधित है? तो आपके खाद्यान्नों से संबंधित है। किससे संबंधित हुई? हमारी खाद्यान्नों से क्या हुई? संबंधित हुई। नॉर्मन बोरलॉन्ग को शांति में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम यहाँ पे नीली क्रांति की बात कर लें तो नीली क्रांति जो है हमारी, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित होगी? हमारी मत्स्य पालन से। अगर कृषि की ओर चलते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित होगी? तो ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी कि उर्वरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो काली जो क्रांति है वो आपके पेट्रोलियम से संबंधित है। ऐसी बहुत सारी क्रांतियां हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हरित क्रांति है उसे किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो देखिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1951 में शुरू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी हमारे यहाँ पर। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेकर 1961 तक थी। और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी। तो उसी में क्या था? हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? हरित क्रांति की। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका समय की अगर हम बात करेंगे तो 1961 से लेके 1965। तो हम कहते हैं कि जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 से लेके 1966 के मध्य हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ पॉइंटों को देखा। मेरा प्रश्न ये है कि पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि हम अगर कृषि की ही बात करते हैं तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो अगर हम किसी पौधे की बात करें, पौधों की वृद्धि, अगर हमें पौधों की वृद्धि करना है तो हमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पोषक तत्व होते हैं उसमें आपका नाइट्रोजन निकलता है। उसके बाद में जो पोषक तत्व हैं उसमें आपका पोटेशियम आता है।
ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, फास्फोरस। तो 3 जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके पौधों की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 नहीं 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बुक्स में हमको 16 मिल जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका क्या होता है, फास्फोरस जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, तो पौधों की वृद्धि को हम मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। तो पौधों की वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं, जिसकी खोज किसने करी थी, सर जगदीश चंद्र बसु ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। तो पौधों की वृद्धि को हम क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कस था उस प्रश्न के बारे में, क्योंकि वो प्रश्न रिलेट था आपके कृषि से। अब देखिएगा, प्रश्न हमने आपके लिए जीएस के लिए बनाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2012 के किसी एग्जाम में पूछा गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती, कौन सी खेती, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नगदी और खाद्य दोनों साक्ष्य को साथ साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना एक ही खेत में, या पशुपालन या साक्ष्य उत्पादन को एक साथ करना, यानी कि फसल और पशुपालन एक साथ करना, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिएगा यही है, यानी कि जो हमारी, इसको हम फसल बोल सकते हैं। ठीक है। तो मिश्रित खेती हम उसे कहेंगे जिसमें पशुपालन भी हो और आपकी फसल भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके सी क्या है, राइट आंसर है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपके लिए हमने यही फॉर्मेट लिया है कि उसके साथ हमने रिलेट करा है जीएस का क्वेश्चन भी। प्रश्न है हमारा कि चर्चा में रही, ये चर्चा में रहा, अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रही बर्फ है, यानी कि अंटार्कटिका में तेजी से बर्फ पिघल रही है, इस कारण वो चर्चा में रहा था। कि भारत आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिका संधि प्रणाली में कब शामिल हुआ है। ऑप्शन है 1 जुलाई 1982, 1 जुलाई 1983, 1 अगस्त 1983, 1 सितंबर 1983 को। ठीक है। तो देखते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है आपके। और जो मिशन है हमारा, जो मिशन अगर हम कहेंगे भारतीय अंटार्कटिका मिशन की शुरुआत कब की गई, तो भारतीय अंटार्कटिका जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी 1981 में। कब 81 में शुरू की गई थी। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें शामिल हुआ 1 जुलाई 1983 को। क्या हुआ, भारत यहाँ पर शामिल हो गया 1 जुलाई 1983 को। क्या हो गया, भारत पूरी तरह से क्या हो गया, शामिल हो गया। और अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर प्रश्न बनता है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि अगर फर्स्ट मैन की अगर हम बात करें, और उसके बाद अगर हम बात कर लें कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी, तो फर्स्ट वुमेन की भी यहां से बात कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट मैन की बात करेंगे जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी या पहुंचे थे, तो कौन है, रामचरण। क्या नाम है इनका, रामचरण इनका नाम है। जो पहले व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। और अगर महिला की बात करेंगे तो मेहर मूसा, मेहर मूसा पहली महिला है जो आपके अंटार्कटिका पर गई थी। और पहले व्यक्ति कौन है, रामचरण है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से कि जो प्रीति सेन जो गुप्ता है वो दक्षिणी ध्रुव, सॉरी जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी आपकी, प्रीति सेन। तो प्रीति सेन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं आपकी। ठीक है। तो कब से शामिल हुआ था, 1 जुलाई 1983 से क्या हुआ था, भारत अंटार्कटिका का सदस्य बना था। और भारतीय अंटार्कटिका जो मिशन था, जो अभियान था, वो कब शुरू किया गया था, वो 1981 में शुरू किया गया था।
उसके बाद 12 सितंबर 1983, यानी कि ये घटना है हमारे 12 सितंबर 1983 को भारत अंटार्कटिका संधि का 15वां सदस्य बन गया। यानी कि पहले वो शामिल हुआ था, फिर 15वां सलाहकार सदस्य बना। कब बना? तो 12 सितंबर को सलाहकार सदस्य बन गया और 1 जुलाई 1983 को क्या हुआ था? शामिल हुआ था। अंटार्कटिका में अनुसंधान स्थापित करने के लिए दक्षिण गंगोत्री स्टेशन और मैत्री भारतीय, ये अलग अलग स्टेशन है आपकी, एक तो मैत्री हो गई और एक भारतीय स्टेशन है आपकी। तो कितनी स्टेशन बनी हुई हैं? तो अंटार्कटिका में भारत की पहली स्टेशन बनी थी जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री, उसका क्या था? नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार हमको करना है। तो पहला है हमारे नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल से क्या है? अधिक है। ध्रुवीय बर्फीली चोटियों पर और ग्लेशियरों में जल की मात्रा क्या है? भूजल की मात्रा से अधिक है। तो कौन से कथन हमारे सत्य हैं? यानी कि सही कथन की बात की जा रही है कि कौन से कथन हमारे सत्य हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल से अधिक है, अधिक नहीं है। यहाँ से क्या है? मात्रा पूरी तरह से बहुत कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लेशियर में ही होता है हमारा। ध्रुवीय बर्फ की चोटियां और ग्लेशियरों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि जल की मात्रा से क्या है? अधिक है। तो हमारा केवल दो सही होगा, ओनली टू सही है हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग कौन सा था? कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, पुच्छी आयोग, या बात करेंगे उपयुक्त में कोई नहीं। तो अगर बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, अगर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 341 के अंतर्गत आपकी आती है अनुसूचित जाति, जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं। एसटी की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 342 के अंतर्गत आती है। और अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 340 के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है 340 के अंतर्गत। यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी तीनों के बारे में हमने यहाँ पे आर्टिकल को देखा था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो आर्टिकल है, यानी कि कौन सा आयोग था जो पहला आयोग था? तो एक आयोग था कालेकर आयोग। कालेलकर जो आयोग था वो 1953 में गठित हुआ था और उसने पहचान की थी अन्य पिछड़ा वर्ग की। मंडल आयोग जो है वो 1978 और 80 में स्थापित हुआ था। इस आयोग की अगर बात करेंगे तो केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों के लिए था, केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों के लिए था। ठीक है, ये मंडल आयोग हमारा हो गया। देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा मंडल आयोग है, यानी कि द्वितीय की अगर बात करेंगे कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 1990 में भारत ने सिविल सेवा के जो पद थे या सेवाओं हेतु रिक्तियों में सीधी भर्ती के लिए सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कितना आरक्षण प्रदान किया गया? 27% आरक्षण अधिसूचित किया गया था। इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी, मैंने आपको बताया किस आर्टिकल में है? आपके 340 अनुच्छेद में है। एससी किस आर्टिकल में है? तो एससी आपके अनुच्छेद 341 में आती है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपके एसटी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 342। उसके बाद भी अगर हम बात कर सकते हैं तो अनुच्छेद 325, ये आपके अनुच्छेद भी वर्क करता है। उसके बाद अनुच्छेद 36626 भी क्या करता है? यहाँ पर एससी और एसटी के लिए वर्क करते हैं हमारे। तो कितनी ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बरकरार रखा गया था? 27% आरक्षण क्या रखा गया था? बरकरार। तो पहला जो आयोग था किसने पहचान की थी?
तो पहला जो आयोग था वो कालेलकर जो आयोग था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंडल आयोग उसके बाद बना था, एक केंद्र व राज्यों के बीच है। और एक आयोग है जिसको हम कहते हैं राजमन्नार आयोग। इस आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा हुआ था और इसने कहा था कि जो आईएएस है और आईपीएस है इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो राजमन्नार आयोग ने सिफारिश की थी कि आईएएस और आईपीएस को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न भी है। अगला है हमारा कि गैंडे के मामले में कौन से कथन सही हैं, यानी कि सही कथन बताता है। जो हमारा गैंडा जो होता है, तो उत्तर प्रदेश में तो गैंडे नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे असम में। तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और भारतीय गैंडे के रूप में, इसे भारतीय गैंडे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी बंगाल तथा असम के तक ही सीमित है। ये भी हमारा कथन क्या है, पूरी तरह से सही है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि काजीरंगा में पाए जाते हैं, जो आपके कहां पर है, आपके असम में है। एक सींग वाले गैंडे को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उल्लेख सिटीज में परिविष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। तो अभी जो गैंडा है वो उसे IUCN की सुबेद सूची में ही रखा गया है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसकी जो बात करेंगे, इसकी जो जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, आपके स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपके मुख्यालय है यहाँ से। ठीक है, तो इसे IUCN की लिस्ट में भी हमको रखा है। अगर सिटीज की बात करेंगे तो सिटीज का जो मुख्यालय है वो भी आपके कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। गैंडा परियोजना की अगर हम बात करेंगे कि गैंडा परियोजना आपकी कब आई थी, तो देखिएगा कई सारी भारत में परियोजनाएं हैं। गैंडा जो परियोजना है वो 1987 में आई थी आपकी। कब आई थी, 1987 में। हिम तेंदुआ की बात अगर हम यहाँ से करें तो हिम तेंदुआ 2009 में आई थी। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना जो आई थी वो 1992 में आई थी। उसके बाद हमने देखा कि वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम जो है हमारा कब आया था, अभी हमने प्रश्न में भी देखा 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। और वन अधिनियम कब आया, तो वन एक्ट कब आया था, तो वन एक्ट आपके 1980 के अंतर्गत आया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था हमारा, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका 2005 में आया था। तो ये प्रोजेक्ट है जो आपके मैचिंग पेपर में आ सकते हैं, यानी कि मैचिंग दी फॉलोइंग करने के लिए आ सकते हैं, सही मिलान करने के लिए आ सकते हैं। तो जो गैंडा परियोजना जो है वो 1987 में आपकी शुरू की गई थी और आपके कहां पर है, IUCN की लिस्ट में इनको शामिल किया गया। IUCN का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो कहां पर है आपके, तो मुख्यालय आपके जिनेवा में। ठीक है, तो गैंडा परियोजना के लिए, एक सींग वाला गैंडे के लिए असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो क्या है, आपके प्रसिद्ध है। प्रश्न है हमारा कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सत्य होंगे। अभी क्या करी थी, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल जो था उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। इसीलिए आपके करंट में बना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द किया जा सकता है, यानी कि मान्यता को रद्द किया जा सकता है।
ECI जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वह किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर सकता है यदि दल संबंधित राज्य के लोकसभा या विधानसभा, यानी कि आपके निम्न सदन की बात हो रही है, लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में डाले गए कुल मतों का कम से कम 6%, कितना 6% मत हासिल करने में विफल होता है तो उसकी राजनीतिक मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारा तीनों प्रश्न है। कह रहा है कि सही कथन बताइएगा, सही कथन कौन से हैं। तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द कर सकता है कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसी जो है आपका, ECI जो है वो प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वो राजनीतिक दल की मान्यता को भी किसी भी समाप्त कर सकता है। अगर लोकसभा और विधानसभा में किसी राजनीतिक दल ने 6% से कम वोट अगर हासिल की हैं तो उसको भी क्या कर सकता है, वो रद्द कर सकता है। इस कारण जो हमारा क्या है, ऑप्शन आपका डी क्या है, सही है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो आपके किस भाग में है। तो भाग नंबर आपके भारतीय संविधान के तहत स्वतंत्र निकाय है और भाग नंबर आपके 15 में है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेके 329 है। जो हमारी वोट डालने की आयु जो है वो कितनी है, हमारी 18 वर्ष है। वोट डालने की आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो जब भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जब शासन टाइम था तो वहां पर जो वोट डालने की आयु थी वो 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, तो 18 वर्ष से घटाकर जो हमारी मतदान करने की जो आयु है वो कितनी कर दी गई, तो वो कर दी गई आपकी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा करी गई थी, तो 61 संविधान संशोधन 1988, तो इसे लागू कर दिया गया था 1989 में। तो 21 वर्ष से घटाकर आयु जो थी वो कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पायलट के भी रूप में थे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को हमने देखा तो स्वतंत्र निकाय है आपका और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तहत काम करता है। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द भी कर सकता है। प्रश्न है हमारा कि चर्चा में रहा कौन सा नेशनल पार्क, तो चर्चा में रहा है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कहां पर है, आपके कर्नाटक में। हमारे देश कर्नाटक में सबसे समृद्ध जैव विविधता दिवस की बात करेंगे कब बनाते हैं, तो 22 मई को बनाते हैं, में एक स्थित है जो पश्चिमी घाट पर्वत जैव भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। किसके क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से हमारा हॉटस्पॉट क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 कब की गई, 1973 में की गई थी। वर्ष 1985 में बेणुगोपाला, इसे पहले किस नाम से जानते थे, बेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों में शामिल कर इसे क्षेत्रफल में वृद्धि की गई और इसको नाम क्या दिया गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इसको क्या दिया गया था, नाम दिया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में इसे शामिल किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि पहला नेशनल पार्क बताओ जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था, तो वो आपका कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो आपका नेशनल पार्क है उसे 1973 में शामिल किया गया। उसके बाद मानस नेशनल पार्क को 1973 में शामिल किया गया। तो कुछ हमारे नेशनल पार्क थे उनको 1973 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सुंदरबन को भी 1973 में शामिल किया गया। सिमलीपाल को भी कब शामिल किया गया, तो सिमलीपाल को भी 1973 में शामिल किया गया। सिमलीपाल नेशनल पार्क को भी 1973 में शामिल किया गया। तो जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क था, इसे 1973 में शामिल किया गया। उसके बाद मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया, यानी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में ये सब रखे गए थे। तो
कुछ सबसे पहले किसे रखा गया था, तो भारत का पहला नेशनल पार्क भी आपका कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, जिसे 1973 के तहत सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद मानस था, फिर आपका सुंदरबन था, फिर क्या था, कान्हा था, सिमलीपाल था, और आपका अब क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। और भी कर्नाटक में कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे अंसी, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा हो गया आपका, डुडेली हो गया, ये सब क्या हमारे कर्नाटक के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर बात करेंगे बन्नेरघट्टा, तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, आपके बन्नेरघट्टा में है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, आपके बन्नेरघट्टा में ही होगा हमारा। ठीक है, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्र बताइए, पर विचार कीजिए कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, कौन कौन से नहीं है। यही पूछ रहा है कि टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, किसको किसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। अभी हमने पढ़ा तो टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, कहां पर है, बांदीपुर कर्नाटक में है। उसके बाद अगर भीतरकनिका की बात करेंगे तो कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। ठीक है, मानस की बात करेंगे तो आपके कहां पर है, असम में। और सुंदरबन की बात यहां से करते हैं तो आपके कहां पर है, पश्चिम बंगाल। कहां पर होगा, पश्चिम बंगाल में। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ जो नेशनल पार्क है उनको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, जैसे जिम कॉर्बेट, ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क को घोषित किया गया, जो आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में। मानस तो अभी आपने देखा, सुंदरबन भी देखा, कान्हा को भी देखा, कान्हा आपके कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है ना। तो ऐसे हमने देखा तो उड़ीसा में दो नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और दूसरा जो आपका नेशनल पार्क है वो क्या है, आपके सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जो उड़ीसा में। तो इसको तो हमने शामिल किया है टाइगर रिजर्व के दायरे में, लेकिन जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है उसको हमने शामिल नहीं किया है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क हमने शामिल यहाँ से नहीं किया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 होगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ से गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो भीतरकनिका ही नेशनल पार्क है जो शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, रॉन्ग हो चुके हैं यहाँ से। तो सभी के सभी आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सभी कुछ बताया है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो होगा वो उड़ीसा में होगा, ये आपके टाइगर रिजर्व के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, कह रहे हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण जो हमारा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो किसका महत्व भाई अधिक है, देखते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने में किसका महत्व अधिक है। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं। कौन सी पहाड़ियां बनती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां बन रही है वहां पर। तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, आपके तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर होंगी, हमारी तमिलनाडु में होंगी। और यहीं पर हमारी एक जनजाति निवास करती है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम कहते हैं टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति कहते हैं, टोडा जनजाति के नाम से इसको हम जानते हैं। तो देखिएगा हमने आपके लिए स्पष्ट कर दिया पूरी तरह से कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो होता है, जो मिलन स्थली कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती है, जो आपके कहां पर है, तमिलनाडु में है। और टोडा जनजाति भी यहीं पर निवास करती है। तो इससे सिंपल सा प्रश्न हमारा बन चुका है कि इसका जो आंसर होगा वही होगा जो कहां पर है, आपके तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क होगा, जो संरक्षित क्षेत्र होगा, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारा सत्यमंगलम बाघ रक्षित आरक्षित जो क्षेत्र है, यानी कि सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, वो आपके कहां पर है, तमिलनाडु में। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। नल्लामला जो वन है आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागरहोल की अगर बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है, कर्नाटक में है। और शेषाचलम अगर बात करेंगे तो ये वही है जो पुष्पा मूवी में दिखाया गया है, यहीं पर लाल चंदन होता है,
और इसी को हम कहते हैं शेषाचलम। ये भी आपके कहाँ दक्षिण भारत में तो सबसे ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा हमको, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा तमिलनाडु में जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां होंगी तमिलनाडु में, उसी से संपर्क रखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो हो हल्ला क्या है, ये क्या रहा था, अभी चर्चा में रहा था, पंजाब सरकार के खिलाफ चर्चा में रहा था कि हो हल्ला आखिर है क्या। तो जनता के आक्रोश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड की 13वीं व 14वीं शताब्दी में पुलिसिंग जो पद्धति जो हमारी होती है उसमें क्या है निहित हो चुकी है, नीचे पूरी तरह से उसमें समाहित हो चुकी है। जो भी वहां की पुलिस है उसमें पूरी तरह से क्या हो चुकी है, समाहित हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कोई अपराध देखता है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को करते हुए अपराध देखता है तो उसे ना केवल इसकी रिपोर्ट करनी होगी, बल्कि पुलिस को सतर्क कराने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। ये भाई कैसा कॉन्सेप्ट है कि चिल्लाना भी पड़ेगा इसको, है ना। तो देखते हैं कि जनता के आक्रोश से जुड़ा हुआ है हो हल्ला, यानी कि पंजाब से भी जुड़ा हुआ है, पंजाब सरकार से हो हल्ला पंजाब से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड की 13वीं और 14वीं शताब्दी में पुलिसिंग स्थिति में शामिल था, यानी कि जो इंग्लैंड की जो पुलिस व्यवस्था थी 1300 और 1400 की, उसमें क्या था, एक होल क्या था, निहित था पूरी तरह से। उसके बाद जो भी व्यक्ति होता है अपराध को देखता है, उसे पुलिस को सतर्क करना भी होगा, और पुलिस को सतर्क करने के बाद भी उसको बताना भी होगा कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है। ये पद्धति है हमारी यहाँ से। तो तीसरा भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है हमारे, सत्य हैं। ठीक है, तो पंजाब सरकार, मैंने आपको बताया पंजाब सरकार में जो क्या थे, जो धोखेधड़ी से लोग भाग जाते हैं, खलिस्तान समर्थक प्रचारक, जो आपके अमृतपाल सिंह के खिलाफ क्या करा था, हो हल्ला नोटिस जारी किया गया था। पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो शायद कोई नेशनल पार्क है नहीं आपका। 1 नवंबर 1966 में स्थापना इसकी हुई थी पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी होंगी और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये प्रश्न भी आते हैं। और जिलों की संख्या कितनी है, और उसके बाद हम पूछ सकते हैं, तो हमारे लेजिस्लेचर में कुछ पॉइंट आते हैं जिसको हम कहते हैं विधानसभा। तो जिले कितने हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो जिलों की संख्या है आपके 23, लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 17, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं आपके 17 आपके विधानसभा की सीटें हैं। नहीं, विधानसभा की सीटें 17 नहीं, 117 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर क्या है आपके गवर्नर है। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं आपके पंजाब के। और सीएम की अगर बात करेंगे तो भगवंत मान यहाँ के क्या हैं, सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। यानी कि देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164, तो कुछ हमारे अनुच्छेद हैं जिसको अभी हम देखते हैं। यानी कि अनुच्छेद 153 हमसे कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद नंबर हमको 153 बताता है। फिर कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। अब 164 की बात आती है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करेंगे, अनुच्छेद नंबर 164। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद नंबर 153 की कहानी है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, है ना। आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कल हम फिर से मिलेंगे, और बाकी क्लासे आप बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि हमने आपके लिए टाइम टेबल भी यहाँ पे सेट कर लिया है पूरी तरह से, ये देखिएगा।
ठीक है, ए 6 4 8 8 और आपका 4। ये दिन भी निश्चित है कि किस किस दिन हमारी क्लासें रहेंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें हम 15 क्लासों में पूरी तरह से क्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, तो आपके मंगलवार को आने वाली क्लास है, इस क्लास का नाम होगा आपके उत्तर प्रदेश एक परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इंट्रोडक्शन की बात यहाँ से करेंगे हम, उसके बाद चैप्टर वाइज ही आपकी क्लासें आएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।